चलो सर, टॉपिक देखो। क्या नाम है टॉपिक का? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है, पर फिर भी हमारे को फाइनल अकाउंट्स बनाने। हमारे पास में कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है मतलब, जैसे मान लो हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन का डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रखा है, क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड ही नहीं करा हमने, या क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रखा है, डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड ही नहीं करा हमने, या नॉन कैश के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करे हम लोगों ने, कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखे हैं बस, या असेट अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रखे हमारे पास में। भाई वरना तो हम फर्नीचर लेकर आए तो फर्नीचर अकाउंट भी बनाते हैं, मशीनें लेकर आए तो मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो या फिर हमने सिर्फ परचेज और सेल रिकॉर्ड कर रखी है, बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रखा। कहने का मतलब ये है कि सर कुल मिला के रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है, रिकॉर्ड्स क्या है, अधूरे हैं, रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है। इसीलिए हमको अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से और कुछ इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई होगी उनका यूज करके हमारे को फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो ये इस चैप्टर के अंदर हमको करना पड़ता है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। वैसे क्लास 11th के अंदर भी ये चैप्टर आता है, बट 11th के अंदर स्कूल टीचर्स इस चैप्टर को डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि 11th आपको पता है होम एग्जाम्स है, और इतनी मेहनत कौन करेगा 11th क्लास के बच्चों के साथ में, तो वो डिलीट कर देते हैं। अदरवाइज ये 11th क्लास की बुक्स में आज भी मौजूद है। तो इसका नाम हो गया अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, जहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल एंट्री रिकॉर्ड कर रखा है, डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो देखो क्या लिखा हुआ है। इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, अगर बुक्स मेंटेन्ड नहीं होती है ऑन डबल एंट्री सिस्टम, देन कंप्लीट रिकॉर्ड कैन नॉट बी मेंटेन्ड। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग ही नहीं आप फॉलो कर रहे हो तो कंप्लीट रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन भी नहीं है। इट मीन्स बुक्स मेंटेन्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। और वो कौन सी बुक्स है फिर, ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। तो प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सच इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो हम यहाँ प्रॉफिट और लॉस भी फिर किससे कैलकुलेट करेंगे? उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब सर दो मेथड होता है टू कैलकुलेट द फाइनल अकाउंट्स, टू गेट द फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वी हैव टू मेथड्स। एक तो है कंपैरिजन मेथड। प्रॉफिट निकालना है ना आपको, तो आप कैसे निकाल सकते हो? या तो कंपैरिजन मेथड लगा लो, या फिर आप कन्वर्जन मेथड लगा लो। या तो कंपैरिजन मेथड या फिर कन्वर्जन मेथड, या तो कंपैरिजन मेथड या फिर कन्वर्जन मेथड। ठीक है। तो कंपैरिजन मेथड बोल लो इसको आप, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड बोल लो इसको आप, या नेटवर्थ मेथड बोल लो, तीनों मेथड एक ही है। कंपैरिजन मेथड बोल लो, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड बोल लो, या नेटवर्थ मेथड बोल लो, तीनों एक ही है। ठीक है। और दूसरे मेथड का नाम है कन्वर्जन मेथड। दिस मेथड इज वेरी इजी, सबसे आसान मेथड है ये। ठीक है। और थोड़ा सा जो बड़ा मेथड है जिसमें बड़े थोड़े से प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो है मेरा कन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले अपन कौन सा कवर करने वाले हैं? कंपैरिजन मेथड। पढ़ते हैं क्या होता है। तो कंपैरिजन मेथड में या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड्स में या नेटवर्थ मेथड में क्या होता है, हमको दो स्टेप यूज करनी होती है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। वी हैव टू यूज टू स्टेप्स इन दिस कंपैरिजन मेथड, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, या नेटवर्थ मेथड में हम लोग को दो स्टेप करनी होती है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ गिवन पीरियड। स्टेप नंबर 1, वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाने होते हैं हमको? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट एट द बिगनिंग पॉइंट एंड एट द एंडिंग पॉइंट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, हम ओपनिंग में बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग में भी बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है। कैलकुलेट कैपिटल बैलेंसेस एज बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा बेसिकली मेन पर्पस ये है कि ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए मेरे पास में और क्लोजिंग कैपिटल भी होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल? कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल बना के। क्लियर है ना? अरे क्लियर है पक्का? उसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे कि हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे, 1 साल का, 2 साल का, या 5 साल का। अब मैं एक बात बताऊं क्या, ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो आप, अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से चैप्टर था। अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से चैप्टर था 11th क्लास में, जहाँ पे हमको ये सीखा था हम लोगों ने कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है। क्या सीखा था? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और उसी चैप्टर के अंदर टीएस ग्रेवाल की बुक के अंदर, जो सीबीएसई में चलती है, तो मैं उसी बुक की बात करूंगा, या डीके गोयल की बुक के अंदर, वहाँ पे हम लोग को है ना ओपनिंग कैपिटल दिया रहता था, एडिशनल कैपिटल दिया रहता था, ड्राइंग दी हुई होती थी,
प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहता था तो हम क्या निकालते थे, क्लोजिंग कैपिटल। याद है कैसे निकालते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग क्या आ जाती थी, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा इधर ध्यान दो, उसमें कॉपी में कुछ भी नहीं पढ़ा, इधर ध्यान दो आप, वापिस सुनो। हमको ओपनिंग कैपिटल दिया होता था, उसमें हम क्या जोड़ते थे, साल भर में लाई हुई घर से और कैपिटल, जिसको हम बोलते थे एडिशनल कैपिटल, उसको हम ऐड कर देते थे। और प्रॉफिट्स को भी ऐड कर देते थे, लॉस होता तो लेस कर देते थे। उसके बाद ड्राइंग्स को भी लेस कर देते थे, कहाँ पहुंच जाते थे, क्लोजिंग कैपिटल पे। क्लियर है, क्लियर कंप्लीट। तो ऐसे एक इक्वेशन बना करती थी, वो इक्वेशन क्या थी, अभी आपने मेरे को बताया, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग। तो कहाँ पहुंच जाते थे दोस्तों, क्लोजिंग कैपिटल पे। अभी बताओ मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है मुझे भी, क्या कैलकुलेट करना है मुझे भी, क्या कैलकुलेट करना है मुझे भी, आवाज नहीं आ रही मेरे को, प्रॉफिट या लॉस। और मेरे पास में स्टेप वन करके मैंने क्या क्या निकाल लिया, एक तो ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया और क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया। एडिशनल कैपिटल गिवन होगा, ड्राइंग भी गिवन होगी, तो क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट और लॉस। बताना फॉर्मूला क्या बना, प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, बस प्रॉफिट को यहाँ रखो, बाकी सब इधर भेज दो। तो क्लोजिंग कैपिटल ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का ओपनिंग कैपिटल माइनस की एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग्स कर दो यार, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। कैसे है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब जितने भी पीरियड का आपको एक साथ निकालना है, मान लो को 5 साल का निकालना है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2024 तक का आपको निकालना है। तो ये इस दिन की कैपिटल हो गई ओपनिंग कैपिटल, इस दिन की कैपिटल हो गई क्लोजिंग कैपिटल। अब पूरे 5 साल के अंदर एडिशनल कैपिटल दी हुई होगी, पूरे 5 साल का ड्राइंग दिया होगा, क्या निकाल लोगे, प्रॉफिट निकाल लोगे। कैसे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग, क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। 1 साल का 5 साल का, 5 साल का। तो यहाँ पे 1 साल का निकालना है, 2 साल का निकालना है, अरे कितने भी साल का निकालना है, पूरे जितने भी पीरियड का आपको निकालना है ना, उस पीरियड की ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, उस पीरियड की क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, उस पूरे पीरियड का एडिशनल कैपिटल आपके पास में होना चाहिए, उस पीरियड का पूरे ड्राइंग्स होना चाहिए, क्या निकाल पाओगे, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्की बात। तो देखो, तो ऐसा स्टेटमेंट बना लेना है मुझे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंडेड ऑन, जो भी डेट है। आप बताओ सबसे ऊपर क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, क्या आ जाएगा। अब ये कोई मेथड है, ये तो पढ़ा हुआ है अपना 11th क्लास में। समझ में आ रहा है, कोई नया चीज लग रहा है क्या आपको, नहीं। तो प्रॉफिट और निकालने का एक तो ये तरीका होता है, और एक तरीका होता है पूरा ट्रेडिंग पेंडल बनाएंगे, पूरा ट्रेडिंग पेंडल बनाएंगे, इनकम को एक्सपेंस से मैच करेंगे। हेलो, पूरा इनकम को पूरी एक्सपेंस से मैच करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस आएगा, जिसके लिए हम ईयर एंड पे क्या बनाते थे, ट्रेडिंग या फिर पीएनडल। ट्रेडिंग और पीएनडल अकाउंट बना के तो निकाल सकते हो प्रॉफिट। और एक हो सकता है कि आप कैपिटल को कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल सकते हो, कि ओपनिंग में जी कितनी कैपिटल थी, क्लोजिंग में आते आते कितनी कैपिटल हो गई, तो बढ़ कैसे गई, प्रॉफिट आया होगा, कम कैसे हो गई, लॉस हुआ होगा। समझ में आ रहा है। तो इस मेथड को इसलिए कौन सा मेथड बोलते हैं, कंपैरिजन मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किस किस को, कैपिटल्स को, ओपनिंग कैपिटल को किससे, क्लोजिंग कैपिटल से, और विथ बाय कंसिडरिंग एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स एज वेल, हम लोग उनको भी कंसिडर करते हैं। उसके बाद में क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो पता लग जाता है कि कैपिटल बढ़ी है या कम हुई है।
अगर बड़ी हुई है होगी तो प्रॉफिट है, लॉ अगर कम हुई होगी तो लॉस है। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, कंपैरिजन मेथड। क्या नाम है कमोन, कंपैरिजन मेथड। समझ में आया, कोई डाउट नहीं है, पक्का। तो फटाफट से अपनी अपनी बुक्स में आ जाओ और अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस मेथड के अपन लोग। फटाफट से आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे, देन विल सॉल्व 4 एंड देन विल सॉल्व 5th, और उसके बाद नया मेथड में चलेंगे। फटाफट से आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल, है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है, आसान है। कन्वर्जन मेथड थोड़ा सा बड़ा रहेगा, नया रहेगा, पर वो भी इजी है, हार्ड नहीं है। फोकस करोगे सब समझ में आ जाएगा। पेज नंबर क्या है, 9.6, ये राजी। अब इसमें क्या ही बना दूं मैं आप भाई। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है आपको, इसमें से क्या कर देने का, 10,000 माइनस कर देने का, कैपिटल एडिशनल कैपिटल माइनस कर देने का, ड्राइंग ऐड कर देने का। बताओ कितना आ रहा है, कम ऑन बताओ कितना आ रहा है। 12,500 माइनस 10,000 माइनस 3,750 प्लस 3,000 कितना आ रहा है, 17। प्लस या माइनस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट। कम ऑन क्या आ रहा है, प्रॉफिट। अब लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है सर जी, ये हो गया, लिखो कॉपी के अंदर। सिंपल, सिंपल है ना। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड ऑन। क्या आपको पीरियड दिया हुआ है क्या, नहीं सर पीरियड नहीं दिया हुआ है हमको, तो जो भी पीरियड था उसकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिए, ड्राइंग ऐड कर दी, कहाँ पहुंच गए भैया, प्रॉफिट पे पहुंच गए। फटाफट से अपनी अपनी कॉपी के अंदर उसी में लिखना है आपको, ये जो अपन ने 5 पेज छोड़े थे ना थ्योरी के बाद, वहां लिखना है आपको ये। और आप लोग का हुआ है तो भी एक बार क्वेश्चन साथ साथ में वापस लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फास्ट एवरीबडी। तो सर आप लिखवाओगे नहीं क्या, अरे तो इतना इजी है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, कन्वर्जन मेथड में विल राइट टुगेदर, वो पूरा सॉल्व करेंगे वापस से। लिख लिया आपने, चलें आगे, फटाफट से हाथ चलाओ प्लीज। लिख लिया आपने, ओके नाउ प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा सुनो, अगर मेरे पास में ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल उन्होंने दिया हुआ नहीं होता तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा आपको। यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल, देन अपन एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग का एडजस्ट करके क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट लॉस। चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर। सर फिर वो क्वेश्चन नहीं होगा, हाँ मतलब वो तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, और वैसे भी एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में कभी भी कंपेरिजन मेथड नहीं आएगा भाई, और अगर आ भी जाएगा तो भाई बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है अपनी, आ जाएगा तो। चलो, तो राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। प्लीज समझने की कोशिश करना, आंसर में मत जाना अभी। इसने सबसे पहले कितने रुपए इन्वेस्ट करे थे, 1 लाख। 1 लाख क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल, वेरी गुड।
ऑन 31st March 2022 he has the following information available as per the single entry system maintained by him. ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एज पर द सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन बाय हिम. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. कब की दी हुई इन्फॉर्मेशन? 31 मार्च 2022 की. तो इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है 31 मार्च 2022 की? डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल दे दे. तो सर अगर क्या पता आपको ये 31 मार्च 2022 के असेट्स दे रहा हो, 31 मार्च 2022 की लायबिलिटी दे रहा हो, तो आप क्या करना, 31 मार्च 2022 की असेट में से उस दिन की लायबिलिटी माइनस करके क्या निकाल लेना, कैपिटल. समझ में आ रहा है? क्या निकल जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल. कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? तो देखो हम क्या बना लेंगे साहब, यहाँ बना लेंगे बैलेंस शीट. हेलो, अभी लिखना लिखना मत कुछ भी. इसी को तो बोलेंगे स्टेप 1. लिखवा ना थ्योरी में मैंने आपको. स्टेप 1 क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं इसको अपन. अब बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे क्योंकि अपने पास ना पूरी चीजें तो है नहीं. तो इसको बोलते हैं ये लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. कब बना रहे हैं अपन ये? 31 मार्च 2022. बताओ फटाफट से बताओ. असेट्स लिखवाओ फटाफट. कम ऑन, कौन कौन से दिए हुए हैं असेट्स? सर कैश बैलेंस जो भी गिना मैंने, जो भी हाथ में आया काउंट करने के बाद 3200 रुपये आए. अच्छा और बताओ. इन्वेंट्री बोलो कितना? 34,800. आगे बोलो. रिसीवेबल मतलब हो गया डेटर. डेटर हो गया ना, कम ऑन डेटर कितने रुपए? 31,000. मशीन 85,000. बस असेट में इतना ही है. ओके, ये तो क्रेडिटर आ गया. बोला ना पेबल टू विनोद, मतलब ये अपनी लायबिलिटी है ना यार. तो क्रेडिटर हो गया ये तो ये क्रेडिटर कितने का हुआ यहाँ पे साहब? 12,000 का. और क्या है? बैंक लोन है. लोन फ्रॉम बैंक. कितना दिया हुआ है? 10,000. और ड्राइंग कहाँ लिखेंगे? असेट में, लायबिलिटी में? सर कहीं भी नहीं लिखेंगे. ड्राइंग कहीं नहीं लिखेंगे. तो जो कैपिटल आएगी वो ऑलरेडी ड्राइंग माइनस करने के बाद ही आएगी वैसे भी. और कुछ दिया हुआ है? सर एडिशनल कैपिटल होते तो कहाँ दिखाते उसको लायबिलिटी में, असेट में? सर कहीं ना दिखाते. हेलो सर, कहीं नहीं दिखाना सर जी. एडिशनल कैपिटल ड्राइंग कुछ भी मत करो. ऑटोमेटिक डिफरेंस कौन सा आएगा? क्लोजिंग कैपिटल आएगा. क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल आएगा. तो पहले ये बताओ असेट साइड में टोटल कितनी आ रही है? अरे चलाओ ना अपने कैलकुलेटर, क्या करते हो? ये तो पहले ही कर देना चाहिए आपको. 1,54,000. तो इधर भी 154 आना चाहिए. डिफरेंस कितना आ रहा है? 132 का डिफरेंस आ रहा है. तो ये क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल. क्या हो गया? कम ऑन. क्लोजिंग कैपिटल. समझ में आया क्या? क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस? कैसे निकालेंगे बोलो? स्टेप 2. कम ऑन, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? क्लोजिंग कैपिटल. इसमें से क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे. एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है क्या? चेक करना. ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे. एडिशनल कैपिटल दिया होता तो वो भी माइनस कर देते और ड्राइंग ऐड कर देंगे. 1,32,000 की तो क्लोजिंग कैपिटल, 1,00,000 की ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी, 24,000 की ड्राइंग ऐड कर दी. बताना कितना आ रहा है? 56,000. प्लस में आ रहा माइनस में आ रहा है? मतलब क्या है? प्रॉफिट. खत्म हो गया यार क्वेश्चन. चेक करो आप. यही तो आ रहा है. ये इसको स्टेप 1 बोल दिया और इसको स्टेप 2 बोल दिया. तो नंबर कटेंगे आपके. क्लोजिंग कैपिटल बताना पड़ेगा ना कैसे आया है. समझ में आया बच्चों? समझ में आया? कोई डाउट है क्या? फटाफट से स्टेप 1 फास्ट एवरीबडी इन योर कॉपीज. लिखना पड़ेगा ये. आप डायरेक्टली वो स्टेटमेंट ऑफ मतलब फेयर बिना बनाए आप सोचोगे प्रॉफिट निकाल लेंगे तो नंबर कटेंगे आपके. आपको ये शो करना पड़ेगा. वर्किंग नोट में डालो भले इसको, नो प्रॉब्लम. शो इट एज वर्किंग नोट बट इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर.
लिखा आपने ये? कौन से गाने चला रही है मैम? मेला दिलों का आता है। मैं भी देखता हूँ क्या हो रहा है उस क्लास में। अरे कॉस्टिंग में वो एक मेथड है, हेसले और रोले। तो वो इस गाने में आता है। बोले हंसले रोले, तो मैं बोलती गाना चला के सही चल रहा है सिस्टम। लो जी, स्टेप 2, कम ऑन। तो क्या वेट कर रहे थे, खुद ही कर लेते, इसमें क्या था। वेरी गुड। बेकार है। चलो, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। चले आगे फटाफट से। ओके, थोड़ा फास्ट मूव करो यार, अभी सर्दियाँ आ रही, ढीला नहीं पड़ना चाहिए आपको तो अभी थोड़ा सा। एक्सरसाइज एक्सरसाइज करा करो, इतना ढीला कैसे पड़ गए आप लोग सर्दी में। इलस्ट्रेशन नंबर 3, असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स। कम ऑन फास्ट चेक करो। असेट एंड लाइबिलिटी दे रखी है मिस्टर एक्स की, कब कब की। अच्छा, अरे कोई नहीं, समझ गया हम तेरा हिंट। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है और क्लोजिंग भी बनानी है। ओपनिंग बनाएंगे तो क्या निकल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग बनाएंगे क्या निकल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। समझ में आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया। चलो, तो एक काम करते हैं सर, अपने को वैसे भी इन्होंने सीक्वेंस में दिया है, तो जोड़ लो पहले। फटाफट से असेट जोड़ो, असेट जोड़ो दोनों, कमॉन कमॉन कमॉन, फटाफट जोड़ो असेट। अच्छा, बिल्डिंग और फर्नीचर की वैल्यू नहीं दी हुई, अभी निकाल लेते हैं। तुम तो ओपनिंग ओपनिंग असेट टोटल लगाओ पहले सारे। स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अरे करो ना यार, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 1,200, 3,81,200। इसमें से माइनस कर दो लाइबिलिटी ओपनिंग की, बताओ कितना आ रहा है बच्चों। यार क्या हो गया यार, फटाफट क्या हो भाई तुम। ओ दादा, लिखने मत रहे, सॉल्व कर, सॉल्व फटाफट। 2,41,200, क्या जरूरी चला, आ गया क्लियर। अब देखो, अब अपने पास में सर है ना, ये सबने कर लिया, सबने कर लिया। ये क्या है, 241,200 क्या है, ओपनिंग कैपिटल। क्या कम ऑन, ये ओपनिंग कैपिटल। अब मुझे क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। बट मेरे पास में क्लोजिंग बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं है, तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, पढ़ते हैं। ये बोल रहा है सर, साल भर में बिल्डिंग 2.5% डेप्रिसिएट हुई और फर्नीचर कितना डेप्रिसिएट हुआ, 10% से। ओके ओके, तो 2.5% माइनस करो बिल्डिंग में से, 97,500 आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% फ्रॉम 1 लाख। कम ऑन इजी। और फर्नीचर में कितना माइनस करना है, 10%, तो कितना आ जाएगा, 45,000। आफ्टर डिडक्टिंग 10% कितना आ जाएगा, 45,000। टोटल लगाओ असेट्स की, कम ऑन टोटल लगाओ।
टोटल लगाओ, टोटल लगाओ। 97,500 प्लस 45,000 प्लस 2,70,000 प्लस 90,000 प्लस 85,000 प्लस 3,200, 5,95,700। अच्छा 90,000, 5,90,700 माइनस कर दो 80,000 और 70, 4,40,700। ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। क्या बनाएंगे सर? वो स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। कितनी आ रही है? 4,40,700। इसमें से क्या लेस कर दूं? ओपनिंग कैपिटल। अभी लिख लेना, टाइम मिलेगा आपको। 2,41,200। अब अब सर, अब पढ़ते हैं आगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। बोले एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी प्रोप्राइटर की, वो साल भर में बीच में मैच्योर हो गई होगी, और प्रोप्राइटर को कितने पैसे मिले होंगे? 40,000 रुपीज मिले होंगे। तो ये तो प्रोप्राइटर के पर्सनल फंड है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी पर्सनल पॉलिसी होती है, तो जो पॉलिसी के पैसे मिले वो भी प्रोप्राइटर का पर्सनल पैसा ही होता है। पर प्रोप्राइटर ने वो पैसा कहाँ पे लेकर आ गए, कहाँ पे रिटर्न कर लिया? धंधे में रिटर्न कर लिया। मतलब क्या है ये? एडिशनल कैपिटल। क्या है ये? एडिशनल कैपिटल। प्लस करना है माइनस करना है? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए प्लस करना है, बट प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस करना है। तो माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। कितना आया? 40,000। ये बोल रहा है कि प्रोपराइटर ने 2,000 पर मंथ निकाले हैं फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस। तो अपन जिस पीरियड का प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो पीरियड कितने महीने का है? 12 महीने का। वो पीरियड कितने महीने का है? 12 महीने का ना। तो 12 महीने इंटू 2,000, कितने रुपए निकाले? 24,000। ड्राइंग्स होगी 24,000। ऐड करेंगे लेस करेंगे? ऐड करेंगे। तो 24,000 की ड्राइंग हो गई, उसको ऐड कर दो और फटाफट बता दो कितना आ रहा है। 1,83,000। कन्फर्म? हार्ड है क्या? इसलिए एग्जाम में नहीं आएगा। इजी है ना? इसने क्या बोला? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए बोला था, तो अपन ने तो प्रॉफिट भी निकाल दिया। ओ माय गॉड, इलस्ट्रेशन 4 में बोल दिया। तो इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 4 दोनों हो गए। इसमें अब इलस्ट्रेशन 3 में बोला था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए, और 4 में बोला था प्रॉफिट निकालने के लिए। हमने दोनों कर लिए बच्चों। लिखो फटाफट से ही। अच्छा, मेरे पास लिखा हुआ भी नहीं है क्या ये? मतलब मैंने इसको इतनी भी इज्जत नहीं दी है क्या भाई साहब? क्या लिखो चुपचाप, कॉपी में लिखो। बोला आपने लिखा, हम भी लिखेंगे। लिखो लिखो फटाफट। ऐसे बना लो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऐसे बना लो इकट्ठा, साथ में बना लो, ओपनिंग की और क्लोजिंग की। ये इलेक्शन 3 और 4 नहीं है, दिस इज 5। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ऐसा बना लो फॉर्मेट, और उसके बाद आप जानते हो। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3।
हाँ जी, हो गया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के आपने ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, एंड देन इस तरीके का एक स्टेटमेंट बना के आपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लिया होगा, जो आ गया होगा आपका 1,83,500। फटाफट से लिखो, फास्ट एवरीबडी। सेटल है? ओके। अब आ जाओ इलेस्ट्रेशन 5 में, ये जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। दिस कैन कम इन योर एग्जाम्स, इसको आप मार्क कर लो, एलडीआर मार्क कर लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये चैप्टर पहले सीए इंटरमीडिएट में आता था, तो वहाँ पे ये चैप्टर एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सीए इंटरमीडिएट के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर सिंगल एंट्री पहले सीए इंटरमीडिएट में था, अभी उन्होंने फाउंडेशन में डाल दिया है, और ये वाला क्वेश्चन उसमें से एग्जाम में आया हुआ है आपके कंपैरिजन मेथड में से। तो फोकस करना, आसान है, हार्ड नहीं है, पर फिर भी अच्छा है। द इनकम टैक्स ऑफिसर, सर प्लीज चेक आउट दिस क्वेश्चन, ड्रॉप योर पेन्स। On assessing the income of Sri Moti for the financial year 2020-21 and 21-22, बीच में देखो गैप है, ये गैप नहीं है सर, गैप तो क्या है, 20-21 है और 21-22 है। 20-21 का असेसमेंट किया और 21-22 का असेसमेंट करा इन्होंने, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को ये लगा कि श्री मोती ने नहीं, उनकी पूरी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है, उन्होंने कुछ ना कुछ छुपाया है पैसा। तो he gives you the following particular of assets and liability of Sri Moti as on 1st April 2020 and as on 1st April 2022। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है, एक तो 1 अप्रैल 2020 की दी है और एक 1 अप्रैल 2022 की दी है आपको इन्फॉर्मेशंस, असेट्स और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं। तो आप अब एक बार बताओ, अब ये अपने को क्या चाहता, क्या है ये, क्या पूछ रहा है अपने से? तो ये पूछ रहा है कि बताओ इनकम टैक्स ऑफिसर का जो कंटेंशन है कि मोती ने अपना पैसा कम बताया है, कमाई तो उसने ज्यादा करी है और पैसा उसने कम डिक्लेयर किया है, इनकम टैक्स कम अमाउंट पे पे करा है, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर की मदद करो ये ढूंढने में कि मोती ने पैसा कम डिक्लेयर किया है, कमाया ज्यादा है और डिक्लेयर कम किया है। अच्छा सुनो, उसने बताया कितना, मोती ने कितना बताया रे? डिक्लेयर कितनी करी इनकम, इनकम टैक्स वाले को, इनकम टैक्स वाले को डिक्लेयर करी 1,05,000 फॉर 2020-21 और 1,23,000 फॉर 21-22। तो टोटल बताना 2 साल में इनकम कितनी बताई इनकम टैक्स वालों को मोती जी ने? 2,28,000 रुपए बताए मोती ने। ठीक है, अब अपने को ये ढूंढना है कि मोती भैया ने कितना प्रॉफिट कमाया है 2 साल में कुल मिलाकर, 2 साल में कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट एक्चुअल में कमाया है वो अपन को निकालना है, और फिर कंपेयर करना है किससे? 2 साल के डिक्लेयर्ड प्रॉफिट से। अगर डिक्लेयर्ड प्रॉफिट कम हुआ एक्चुअल प्रॉफिट से तो अपन बोल देंगे कि इनकम टैक्स वाले ऑफिसर का कंटेंशन बिल्कुल सही है, और अगर मान लो जी सही हुआ तो बोल देंगे कि भाई आपका कंटेंशन सही नहीं है। कुछ समझ में आया क्या, क्या करना है? कुछ समझ में आया क्या करना है? तो बताओ, सबसे पहले स्टेप बताओ क्या करें, सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करें? सर सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2020 की असेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे? 1 अप्रैल 2020 की कैपिटल,
इसको हम बोल देंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या बोल देंगे? ओपनिंग कैपिटल। फिर 1 अप्रैल 2022 के असेट्स को और लाइबिलिटीज को कंपेयर करके निकाल देंगे 1 अप्रैल 22 की कैपिटल। इसको हम बोल देंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोल देंगे? कम ऑन, क्लोजिंग कैपिटल। और फिर स्टेटमेंट बना देंगे। मैंने थोड़ी देर पहले समझाते टाइम ही बताया था, जरूरी नहीं है कि साल एक ही हो। मैंने कहा था अगर 2 साल का पीरियड है तो आपको तो पीरियड से मतलब है ना। आपको क्या पंचायत, अपने को तो वैसे भी 2 साल का टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो अपने क्या दिक्कत है, अपन 1 अप्रैल 20 वाली कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल मान लेंगे, 1 अप्रैल 22 वाली को क्लोजिंग कैपिटल मान लेंगे। तो अपना पीरियड कितने महीने का हो गया? 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का? 24 मंथ्स का। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर प्रॉफिट भी कितने मंथ्स का आ जाएगा? 24 मंथ्स का आ जाएगा। तो ड्राइंग भी कितने मंथ्स की लेनी है? 24 मंथ्स की लेनी है। एडिशनल कैपिटल कितने लेना है? 24 मंथ्स का लेना है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो पूरा एक साथ जो हम प्रॉफिट निकालेंगे वो 1 साल का नहीं आएगा, वो डायरेक्ट पूरे 2 साल का आ जाएगा। क्योंकि हम इस दिन ओपनिंग कैपिटल और इस दिन क्लोजिंग कैपिटल ले रहे हैं, तो पूरे 2 साल का हमारे पास में प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टेप क्या है? टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 22 2022 और 2020। उसके लिए क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लो निकालो, निकालो आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आप निकालो। असेट्स को प्लस करके इसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो। ओपनिंग 3,13,000। और ये सारा प्लस प्लस करके 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 माइनस करो, कितना आ रहा है? क्लोजिंग 5,65,000। चेक करो यार, कैलकुलेटर बहुत भी चलाते हो। मोबाइल में कम हाथ चलाने के बजाय कैलकुलेटर में ज्यादा चलाओगे ना, ज्यादा नंबर आएंगे आपके। ये आ रहा है क्या? क्रॉस चेक करो। ओपनिंग में 313 आई क्या? और क्लोजिंग में कितनी आई? 5,65,000। पक्का? अब क्वेश्चन पढ़ो आगे और देखो इन्होंने आपको ड्राइंग ड्राइंग कुछ दिए क्या? ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल दिए क्या? तो देखो क्लोजिंग कैपिटल तो हो गई भाई साहब आपके पास में यहाँ पे 5,65,000। इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल 3,13,000 और लेस कर देंगे लेस का सॉरी ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स भी पूरे पीरियड का ही करेंगे। अपना पीरियड कितने महीने का है? 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का? 24 मंथ्स का। तो अगर एक महीने में वो 4,000 ड्रॉ करता है तो 24 महीने में 96,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, बताओ कितना आ रहा है? 3,48,000 आ रहा है क्या? चेक करो, चलाओ अपना कैलकुलेटर, पेन मत चलाओ। 3,48,000 पक्का? इन्होंने 2 साल में कुल मिला के कितनी इनकम डिक्लेयर करी है? 2,28,000 और हो कितनी रही है? 3,48,000। कितनी कम इनकम बताई? 1,20,000। तो क्या इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन सही था क्या? बिल्कुल सही था। समझ में आया क्या? ये हो गया क्वेश्चन जी। तो कितनी इनकम को दबाया है, सप्रेस किया है मोती ने? 120। कमाया कितना? 3,48,000। दिखाया कितना? 2,28,000। तो कितनी कम बताई? 1,20,000। करना क्या आपको पता है? स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है पहले, उसके बाद स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर 2 ईयर्स। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। उसके बाद कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया। कुछ समझ में आया? तो फटाफट से अपनी अपनी कॉपी के अंदर
क्या बोल रहे हो सिंगल ईयर मतलब? तो उसके लिए फिर आपके पास में इंफॉर्मेशन कहाँ है? 1 अप्रैल 2021 की इंफॉर्मेशन कहाँ है? 1 अप्रैल 2021 की इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या आपको? तो फिर ऐसे तो फिर सिंगल सिंगल क्या, फिर तो 2 बार करना पड़ता प्रॉफिट कैलकुलेशन। पर फिर भी मैं 2 बार नहीं करता मैं। फिर मैं मूर्ख तो हूँ नहीं कि मैं पहले 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 निकालूंगा, फिर 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 निकालूंगा, फिर वो कंपेयर करूंगा। अरे कंपेयर तो करना है तो मैं डायरेक्ट 2 ईयर्स का निकाल के कंपेयर कर लूंगा ना। समझा क्या? और वैसे भी वो लॉन्ग कट होता, क्यों मैं करता ऐसा? 1 अप्रैल 2021 की इन्फॉर्मेशन दी भी होती तो भी मैं उसका यूज ही क्यों करता? मुझे तो पूरे 2 ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मैं डायरेक्ट कर लेता कैलकुलेट, जैसा अभी किया। कम ऑन, ये बैलेंस शीट बनाने के बाद प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना है आपको। इसको एक बार ज्वाइन करना तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आती। लिखो लिखो फटाफट लिखो। वो तो क्या, ऑनलाइन में आपका इंटरनेट डीएक्टिवेट हो जाता है ना कई बार, तो फिर उस समय प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में तो पूरा दिखता है। उसको चालू रख, लॉक मत कर, वरना मतलब ही क्या है। डोंट लॉक इट।
हो गया, लिखा आपने? चलो, अब चलते हैं हम लोग नए मेथड में जिसका नाम है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में बताऊं क्या होने वाला है, इसके नाम में ही समझ में आ जाएगा आपको। कन्वर्जन मेथड में ये होने वाला है कि जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, जो भी रिकॉर्ड्स आधे कच्चे चिट्ठे जो भी अवेलेबल है सिंगल एंट्री सिस्टम से हिसाब से, जो भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल है सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, उनको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हम उनको कन्वर्ट करेंगे। हम मिसिंग इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे पास में पूरे रिकॉर्ड्स आ जाएं। और फिर हम लोग क्या करेंगे सर, जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग बंडल बनाते हैं वैसे ट्रेडिंग बंडल बना के क्या निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम dual aspect principle of accounting does not hold good as two-fold effect of each and every transaction are not recorded। सिंगल एंट्री में यही होता है, हम एक डेबिट तो रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया, या क्रेडिट तो रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया, या सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, नॉन कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करे। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर ही नहीं पाते थे सिंगल एंट्री में, तो जहाँ पे मेरे पास कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, डेबिट भी डेबिट रिकॉर्ड है, क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट रिकॉर्ड है तो डेबिट नहीं है, तो वहाँ ट्रायल बैलेंस बना नहीं पाएंगे, समझना आप। एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेशन जिस भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, वो मेरे पास में होती नहीं थी। क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो ट्रेडिंग और पेंडल अकाउंट भी नहीं बना पाऊंगा। भाई मेरे पास में सारे एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे इनकम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे एसेट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे लाइबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो मैं क्या बना पाऊंगा? ट्रेडिंग और पेंडल और बैलेंस शीट बना पाऊंगा, है कि नहीं है? जब सारी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो मैं ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बना ही नहीं पाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम बता रहा है, ऊपर वाले पैराग्राफ में ये बता रहा है प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये कह रहा है कि अगर आपको प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट, अगर आपको प्रॉफिट और लॉस पहले प्रिपेयर करना है तो आप क्या करो? सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स को पहले किस में कन्वर्ट करो? डबल एंट्री रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करो। यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स इनटू डबल एंट्री रिकॉर्ड्स, ठीक है? अब बोले कैसे करोगे आप? तो फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पेंडल एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्यों ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाओगे? क्या निकालने के लिए बनाओगे? क्या निकालने के लिए बनाओगे? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालने के लिए बनाओगे? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालने के लिए बनाओगे? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो भी तक कर रहे थे, जो भी तक हर क्वेश्चन में हम लोग कंपेरिजन मेथड में भी कर रहे थे। उसके बाद अपने को यहाँ कैश बुक भी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? कैश बुक। कैश बुक बनाने से भी हो सकता है कुछ बहुत सारी मिसिंग मिसिंग इंफॉर्मेशन निकल जाए, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी वो निकल जाएगी। तो लिखा हुआ है ना, एज ए सेकंड स्टेप वी हैव टू प्रिपेयर कैश बुक एंड कंप्लीट इट एज मच एज पॉसिबल। जितना कर पाते हैं उतना तो करो। भाई कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी हुई होगी यार, सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो होती है अपने पास, ऐसे तो नहीं सारी गायब होती है, कुछ कुछ तो रिकॉर्ड किया ही होगा। कुछ तो रिकॉर्ड किया है, डेबिट तो रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट तो रिकॉर्ड किया है, डेबिट नहीं किया तो कुछ तो रिकॉर्ड किया है। जितना भी रिकॉर्डिंग है, जितना भी मुझसे पॉसिबल हुआ उतनी तो मैं कैश बुक बनाऊं। इफ बोथ दी साइड्स ऑफ कैश बुक इट इज नॉट टैलीड, टैलीड मतलब अगर वो मैच नहीं हो रही, आपने ओपनिंग कैश लिख दिया, क्लोजिंग कैश लिख दिया, जितना कैश मिला वो डेबिट में लिख दिया, जितना कैश गया वो क्रेडिट में लिख दिया, उसके बाद वो मैच नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो यहाँ पे मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो अगर दोनों साइड्स कैश बुक की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद, रिसीट्स और पेमेंट लिखने के बाद मैच नहीं हो रही, देन द डिफरेंस इन बोथ द साइड्स इज टेकन एज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब डिफरेंस को हम कुछ ना कुछ मान सकते हैं। चलो आप बताओ, अपनी बुद्धि लगा के, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, कैश बुक बनाया मैंने। अरे नीचे मत पढ़, क्यों देखता है? को हमेशा तक टेंशन रहता है, अरे भाई क्या हो जाएगा देख के, चीटिंग करेगा भी वो आगे नहीं बढ़ता। भाई समझ, ये बनाया मैंने कैश बुक, डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट में लिखा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। डेबिट में लिखी सारा पैसा जहाँ से भी आता है वो सब डेबिट में लिखते हैं हम, रिसीट साइड। जरा सब सारा पैसा गया वो कहाँ लिख दिया? पेमेंट साइड। अब उसके बाद जब मैंने कैश बुक की टोटल करी तो वो मैच नहीं हो रही।
पेमेंट साइड बढ़ा आ रहा है, पेमेंट साइड बड़ी आ रही है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, रिसीट साइड में, डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। अब अगर कैश बुक के डेबिट में कोई डिफरेंस आ रहा है, मतलब पैसा कहीं से आया था वो मैं लिखना भूल गया, पैसा कहीं से आया था मैं वो लिखना भूल गया। वापस सुनो, पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड आ रहा है मान लो 5 लाख, और डेबिट साइड आ रहा है 4 लाख। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सब लिख चुका हूं मैं, ठीक है। क्रेडिट साइड आ रहा है 5 लाख, डेबिट साइड आ रहा है 4 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए और कहीं से आए थे वो मैं लिखना भूल गया मैं, या मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो अब बताओ कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है मेरे पास में। कैश की सेल करी होगी, डेटर से पैसे मिले होंगे, बिल रिसीवेबल से पैसे मिले होंगे, कोई असेट सेल करा होगा। बोलना, मुंह में क्यों बंद, क्यों ग्लू लगा लिया क्या अंदर, और बस हो गया। कोई इनकम मिली होगी, कोई इनकम मिली होगी, और कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी भाई साहब, घर से और पैसा लेकर आया होगा ओनर, और और वही एडिशनल कैपिटल। देखो आपने क्या क्या बोला, कैश सेल करी होगी पैसा मिला होगा, और डेटर से कलेक्शन करा होगा तो मिला होगा, बिल रिसीवेबल से कलेक्शन करा होगा तो पैसा मिला होगा, कोई इनकम मिल गई होगी, फिक्स असेट बेच दिए होंगे उसका पैसा मिल गया होगा, एडिशनल कैपिटल और घर से ये बंदा ले आया होगा। तो देखो वही बोला, या फिर वो ओपनिंग बैलेंस होगा, या फिर वो ओपनिंग बैलेंस होगा। तो या तो कैश सेल करी होगी भाई साहब मैंने, या इनकम रिसीव हुई होगी मेरे पास में, या एडिशनल कैपिटल आई होगी मेरे पास में, या कोई डेटर से कलेक्शन हुआ होगा, या बिल रिसीवेबल से कलेक्शन हुआ होगा, या फिर मैंने कोई एसेट बेच दिया होगा। ये लो आपने खुद ने बना दिया है, खत्म। अच्छा चलो अब एग्जांपल लेते हैं। अब की बार अपने पास में डेबिट टोटल आ रहा है 5 लाख, और क्रेडिट में कितना आ रहा है 4 लाख। तो इसका मतलब पेमेंट साइड शॉर्ट है, मतलब कुछ ना कुछ पेमेंट मैंने किया है जो मैं लिखना भूल गया। तो या तो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो, या तो वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब क्लोजिंग बैलेंस वो नहीं है, तो मतलब मैंने कहीं ना कहीं पेमेंट करा वो मैं लिखना भूल गया। अब बताओ पेमेंट कहाँ कर सकता हूँ मैं कैश का, कैश परचेज, उल्टा कर दो, पूरा उल्टा कर दो, पूरा उल्टा समेट दो। बिल पेबल को पेमेंट करा होगा, क्रेडिटर को पेमेंट करा होगा, एक्सपेंस का पेमेंट करा होगा, ड्राइंग हुई होगी, कैश में परचेज करी होगी, कोई एक्सपेंस का कैश में पेमेंट करा होगा, ये सब चीज यहाँ पे आ गई, खत्म। तो कैश परचेज करी होगी, ऐसा जब हम अज्यूम करेंगे, देखेंगे और भी दूसरी इंफॉर्मेशन को रीड करके देखेंगे, हम समझ रहे हो ना। इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं क्या अजम्पशन, ऐसे डिपेंड करता है दूसरी इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, दूसरे अकाउंट्स पे। सन्ड्री एक्सपेंस का पेमेंट करा होगा, ड्राइंग करी होगी, ट्रेड पेबल को पेमेंट करा होगा, या फिक्स असेट का मैंने परचेज करी होगी तो पेमेंट करा होगा। कुछ समझ में आया। तो ये सारी संभावनाएं हो सकती है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर कैश बुक में डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कैश बुक में क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो क्वेश्चन को देखते हुए आपको जज करना पड़ेगा। इसमें रटा नहीं सकता मैं आपको कि कौन सा हो सकता है। अब मान लो जी कैश सेल, क्वेश्चन में बोला है कि कैश सेल है ही नहीं, सारी सेल हमने क्रेडिट पे करी है, तो फिर कैश सेल नहीं मान सकते आप, डेबिट में कम हो रहा है तो। अच्छा क्वेश्चन में कितना पैसा ट्रेड रिसीवेबल से मिला वो भी दिया हुआ है, तो ये भी नहीं मान सकते। असेट बेचा ही नहीं मैंने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं मान सकते। हेलो, कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी वो दी हुई है, तो वो भी नहीं मान सकते। कोई इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, वो नहीं दी हुई, तो इनकम मिली वो मान लो। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, या क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। कुछ समझ आ रहा है क्या आपको। हेलो, पहला चैप्टर है ये, और केवल एकमात्र चैप्टर है सीए फाउंडेशन, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, से बता रहा हूँ। बाकी चैप्टरों में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फाइनल अकाउंट्स को छोड़ के। फाइनल अकाउंट्स एनएफपीओ थोड़े ठीक ठाक होते हैं, इसमें दिमाग लगाना होता है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ठीक ठाक है, ठीक ठाक सा है। बाकी सबके प्रोसेस है, बीआरएस का प्रोसेस है वही चलता रहता है, समझो आप। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस है वही चलता रहता है, डेप्रिसिएशन का प्रोसेस है वो चलता रहता है, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता जितना इसमें लगाना पड़ेगा। इसमें मिसिंग फिगर ढूंढना पड़ते हैं। सुडोकू गेम खेला है बचपन में, वो सुडोकू गेम है, ये पजल है ये सारा। समझ में आ रहा है, चले आगे। अब और क्या बनाना पड़ेगा आपको, डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतना बना लोगे आप। बताओ डेटर के अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, और क्या आएगा, डेटर कब बढ़ता है, डेटर कब बढ़ता है, डेटर कब बढ़ता है, क्रेडिट सेल से, एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेबिट साइड में टू सेल्स आएगी। और बढ़ता कब है, हाँ
डेटर ने एडवांस दे दिया हो। डेटर कई बार एडवांस दे देता है भाई। बिल्कुल सही बात, नाइस। और वेरी गुड, नाइस, जबरदस्त। कोई बिल रिसीवेबल मिला था पहले डेटर से, तब डेटर अपन ने कम कर दिया था, पर वो डिसऑनर हो गया, डेटर बढ़ा दिया। चलो, और कम कब कम कम कब होता है, कम कब होता है? जब पेमेंट मिल गया हो, डूब गया हो पैसा, डिस्काउंट हमने उसको दे दिया हो, या उसने मुझे बीआर दे दिया हो। समझ में आ रहा है क्या? तो सर ये सारी संभावनाएं हो सकती है, तो ऐसा कुछ डेटर का अकाउंट बनता है पूरा कंप्लीट, तो ऐसा बनता है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड चेक करो आराम से ना। ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल करी, डेटर बढ़ेगा। ठीक है। कोई बिल विल था, वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, बिल था वो डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हो गया। हमने पहले क्या कराया था भाई साहब? वो चेक को हमने, जब चेक मिला डेटर से, तो हमने चेक जमा करा दिया होगा बैंक में, तो हमने क्या एंट्री करी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट डेटर। तो यहाँ आ गया होगा बाय बैंक। पर पैसा ही नहीं आया उसका वापस से। तो रिवर्स एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आ गया उसका चेक डिसऑनर का। जब बिल मिला होगा मेरे को डेटर से, तो क्या एंट्री करी होगी? बिल बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो यहाँ आ गया बाय बी आर। पर जब पैसा ही नहीं मिला होगा उसका, तो क्या एंट्री करेंगे? डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये रहा, बिल दिया तुमने मेरे को, एंट्री कर दी मैंने बी आर अकाउंट डेबिट डेटर। क्रेडिट साइड में लिख दिया मैंने बाय बी आर, उसको मैंने करा लिया डिस्काउंट। ठीक है, बैंक से पैसा ले लिया मैंने। अब वो डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, तो क्या एंट्री होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ समझ में आया? तुमने मेरे को बिल दिया, मैंने क्या एंट्री करी? बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, यहाँ आ गया बाय बी आर। अब वो तुम्हारा वाला बिल मैंने किसी क्रेडिटर को दे दिया, तो एंट्री क्या कर दी मैंने? क्या एंट्री कर दी? क्या यार, तुम किधर हो यार? देखो इधर रहो होश में। मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्लास में, साहब ध्यान ध्यान रखना, तुम बात ये है, मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, फोकस गया तो। बिल दिया तुमने मेरे को, एंट्री क्या करी? तुमने मेरे को बी आर दिया, मैंने क्या एंट्री करी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, ये भाई मेरा क्रेडिटर है, मैंने वो बिल इसको एंडोर्स कर दिया, एंट्री क्या करी? पीयूष टू बी आर, या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, गया मेरा बी आर, खत्म है ना? अब ये जो क्रेडिटर है मेरा, ये क्रेडिटर मेरे डेटर के पास पैसे लेने जाएगा मैच्योरिटी पे, उसने पैसा अगर दे दिया तो बढ़िया बात, नहीं दिया तो ये मुझसे मांगेगा पैसे, डिसऑनर हो गया। अब मैं वापस क्या एंट्री करूंगा? अब मैं डेटर को वापस डेबिट करूंगा और क्रेडिटर को क्रेडिट करूंगा, एंट्री का भी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। कुछ आ रहा है क्या यार? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? पक्की? अब कब होगा डेटर? जब डिस्काउंट दे दूंगा मैं उसको, या वो पैसा डूबा देगा, या वो सेल्स रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरी संभावना अपन ने डेटर अकाउंट में लिख दी। अब इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी वो निकाल लेंगे। कुछ आया कि नहीं आया बोलो? आया कि नहीं आया? पक्का? सेट है? ओके, 1 मिनट होल्ड करना, आता हूँ। ओके, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे जी? टोटल डेटर अकाउंट बना लिया, वैसे ही हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे? टोटल क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाएंगे, बिल रिसीवेबल का अकाउंट भी बनाएंगे, बिल पेबल का अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, विल डिस्कस। बिल पेबल का अकाउंट भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग की स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए भी कुछ कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी हमारे को इन्फॉर्मेशन दी भी रहेगी, नहीं तो वो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से बहुत चीज़ें सारी अपने को करनी पड़ेगी। फिक्स्ड असेट के बैलेंसेस भी मेरे को निकालने पड़ेंगे, उसके भी अकाउंट बनाने पड़ेंगे, टोटल सेल्स और टोटल परचेज की इन्फॉर्मेशन भी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो ये सारा सिस्टम मुझे करना पड़ेगा किस मेथड के अंदर? कंपैरिजन या कन्वर्जन? कन्वर्जन मेथड के अंदर। सर ये बड़ा क्वेश्चन आता है, ऐसे फाइनल अकाउंट्स का आता है? हाँ, आ सकता है, ज़्यादा मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, बड़ा भी आ सकता है। अच्छा चैप्टर है, और ना इंटरेस्टिंग है ये, मतलब दिमाग चलाने वाला बंदा है ना, मैं पहले करता हूँ इसको तो भाई। इसको इसने स्टार्टिंग में कर लो, सबसे बढ़िया है ये। पर और या फिर सबसे लास्ट में करो, बीच में मत छेड़ना इसको। बीच में छेड़ देना, आप इधर के नहीं रहोगे ना उधर के रहोगे, क्योंकि अगर उलझ गए आप, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बना दिया, अब वो तो देखो मेरी बात सुनो, इतना मेंटली स्ट्रांग आदमी को बन जाना चाहिए कि यार क्वेश्चन में मैं मान लो कहीं पे मैं लास्ट में जाके उलझ गया हूँ, समझना, तो एग्जामिनर आपके पूरे नंबर तो नहीं काट रहा। स्टेप मार्किंग होती है। जितना बना दिया, आपको लग गया यार अब मैं नहीं बना पा रहा या मैं उलझ चुका हूँ, आप आगे बढ़ो, पहले काटना मत उसको। बच्चे करते हैं पहले कट कर देते हैं, फिर बोलेंगे हाँ मैं नया करूंगा। अरे तो तू करेगा तब क्या पता तू करता, और ये तू कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा लास्ट में। जितना हुआ उसको तो छोड़, उसमें भी तो नंबर मिलेंगे, स्टेप मार्किंग होती है भाई, है कि नहीं है? तो चलो अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक आपके सामने।
ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। डेटर एज ऑन 1 अप्रैल 2022। कॉपी बंद कर दो आप, क्लोज बुक्स, क्लोज कॉपीज। रफ कॉपी निकाल लो, रफ पेज निकाल लो, कॉपी का बैक निकाल लो, जो नोट्स आपने लिखे हैं, सब बंद कर दो। आपको ओपनिंग लेटर दिया हुआ है 20,400 का, कैश मिला डेटर से 61,800। इसमें ऐसे बोला है 1,000 being the sale proceed of an old printer sold on credit and received during the year। बोल रहा है अपने को 61,800 मिले और उसमें से 1,000 रुपये उस बंदे से मिले हैं जिसको अपन ने क्या बेचा है, ओल्ड प्रिंटर बेचा है। ठीक है। बैड डेट्स हुआ 2,400। क्लोजिंग डेटर आपको दिया हुआ है 27,600। कैश की सेल्स आपको दे रखी है, सेल्स रिटर्न आपको दे रखा है। ठीक है। तो क्या करना है आपको, मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय प्रिपेयरिंग टोटल डेटर अकाउंट। टेक योर टाइम, रफ कॉपी है आपके पास, फटाफट से रफ कॉपी में डेटर का अकाउंट बनाओ और बताओ कौन सी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है यहाँ से। पेन चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं होगा भाई साहब। पहले रफ कॉपी में रफ फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद करो। फास्ट फास्ट ट्राई, यू हैव 3 मिनट्स। करो करो, सॉल्व इट, लगाओ दिमाग। ये वाला 61,800। सॉल्व इट, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो ये तो बता दो कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो आप, कौन सी इन्फॉर्मेशन निकलेगी। क्रेडिट सेल निकल रही सबसे। चलो करो करो, निकालो कितनी आ रही देखे। तो आप लोग कह रहे हो क्रेडिट सेल निकल जाएगी इससे, है ना, क्योंकि सबसे मेजर इन्फॉर्मेशन तो वही होती है डेबिट साइड के अंदर। कितना आ रहा है बताओ। क्या वो आया क्या अमाउंट, कितना आ रहा है, 75,800। क्या हो गया, इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या इसके अंदर, मतलब। क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे। वो तो आप बताओ, कैश सेल थोड़ा लिखते हैं, वो तो आप दिमाग लगाओ। तुम बताओ कैश सेल की एंट्री क्या होती है, उसमें डेटर आता है क्या, तो फिर तुम उसको डेटर अकाउंट में क्यों लिखोगे।
जब भी तो मैंने बोला जो बुद्धियां बंद हो गई ना अभी चलना वो चलेगी चैप्टर में। 4200 डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है ना। 42,800। हाँ और 16,200। हाँ 76,800। तूने तो लिया। चलो करें। ओके लेट्स सॉल्व। लेट्स चेक इट आउट। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ओके लेट्स चेक। बताओ भाई। ट्रेड डेटर अकाउंट बनाना है मेरे को या टोटल डेटर अकाउंट बनाना है तो इसमें सबसे पहले अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है बोलो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,400। चलो क्लोजिंग भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 27,600। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी है कमॉन मुझे बताना आप लोग। उसके बाद दिया है इन्होंने कि कैश मिला डेटर से 61,800। और उसमें से एक डेटर ऐसा था जिसको मैंने अपना, हेलो, क्या बेचा था भाई साहब? प्रिंटर। तो भाई प्रिंटर बेचा था वो ट्रेड डेटर तो नहीं है मेरा। ही इज नॉट अ ट्रेड डेटर। तो हमें जिसको मैंने गुड्स बेचे उससे कितना मिला है बताओ। 61,800 अगर टोटल मिला और इसमें 1,000 रुपये प्रिंटर के मिले हैं तो बताओ सेल्स के कितने मिलेंगे, गुड्स के कितने मिलेंगे? 60,800। तो बताओ 60,800 की एंट्री क्या करी होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर? तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश या बैंक कितना? 60,800। उसके बाद बैड डेट्स की क्या एंट्री होती है कमॉन? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय बैड डेट्स। 2,400। उसके बाद कैश सेल की क्या एंट्री होती है? सर इसकी तो कोई एंट्री नहीं होती। क्लोजिंग डेटर लिख दिया अपन ने, हाँ लिख ही दिया। सर कैश सेल की एंट्री तो होती है बट डेटर में नहीं आती। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स डेटर में तो नहीं आता है। सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ। सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ। क्या हो गया? सेल्स टू कैश है। ऑल इज वेल। हाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल्स टू कैश तो भाई तू ऐसी, सेल्स टू कैश तो कभी हो नहीं सकती। कैश तो तब आता जब तू ये मान रहा है कि हमने कैश की सेल्स जो करी थी उसका रिटर्न आया है तो एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश होगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा ना, सेल्स थोड़ा डेबिट होता है यार, क्या कर रहे हो दादा। बाय सेल्स कितना? 5,000। आगे बस हो गया खत्म। करो क्रेडिट में कितना आ रहा है? क्रेडिट में कितना आ रहा है? 96,200। डेबिट में कितना आ रहा है? टोटल तो वही आने वाला है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है डेबिट में? अब डिफरेंस डेबिट में आ रहा है कितना? 75,000। अब कुछ भी इंफॉर्मेशन डेबिट में दी है क्या? डेबिट की कोई बीआर था, कोई बीआर के अलावा कोई कोई इन्फॉर्मेशन थी? नहीं था, बीआर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर डिस्काउंट कराया होगा, डिसऑनर होगा, ऐसे कोई मानना ही नहीं है। सर मेन मेजर इन्फॉर्मेशन डेबिट साइड में क्या होती है यार? क्रेडिट सेल, वही मिसिंग है तो क्रेडिट सेल ही मानेंगे ना इसको। क्या मानेंगे हम इसको? क्रेडिट सेल मानेंगे।
एंट्री क्या होती है क्रेडिट सेल की? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये बैलेंसिंग फिगर। और क्या मानेंगे इसको? क्रेडिट सेल्स। समझ में आया क्या आपको? अरे क्लियर? और ये आपके नोट्स में आपने लिख रखा होगा मे भी कॉपी में। चलें आगे। कंप्लीट। ओके। चलो अब आ जाओ सर, ऐसे ही हमको बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से निकल जाए। तो बी आर अकाउंट के आप खुद बताओ डेबिट में क्या क्या आता होगा। कम ऑन, बी आर अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है? एक तो ओपनिंग बैलेंस। और क्या आएगा डेबिट में? बी आर कब बढ़ता है? जब कोई डेटर देता है ना बी आर को, तभी तो डेटर, तभी तो बी आर मिलेगा। एंट्री क्या होती है? बी आर मिलने की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेबिट साइड तो कंप्लीट। एक तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, और एक डेटर से जो मिला वो आ गया। क्लियर है? अब क्रेडिट साइड में बताओ क्या क्या आता होगा। सर जब बी आर से पैसा मिल जाए, मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेस क्लास पढ़ा रखा है आपको, पूरा पूरा बेसिक पढ़ाया हुआ है आपको 11th क्लास का। तो अलग अलग ऑप्शन होते हैं, यहाँ तो मेरे पास में मैच्योरिटी तक खुद के पास में हो, उसका पैसा मिल जाए, मैच्योरिटी तक खुद के पास में हो, डिसऑनर हो जाए, या मैं उसको एंडोर्स कर दूँ, एंडोर्स कर दूँ अगले को पैसा मिल जाए, या एंडोर्स कर दूँ डिसऑनर हो जाए, या फिर मैं उस बिल को डिस्काउंट करवा लूँ, डिस्काउंट करवा लूँ अगला डेटर बैंक को चुका दे, बढ़िया बात है, ना चुका पाए तो डिसऑनर हो जाए। तो अलग अलग केस हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलो मेरे पास ही बी आर है मैच्योरिटी तक और मुझे पैसा मिल गया, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो या बाय कैश या बैंक। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड। मैंने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया भाई साहब। क्या करवा लिया? डिस्काउंट। 10,000 का बिल था, बैंक से डिस्काउंट करवाने गया, 9,900 रुपये मिले। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 100 टू बिल रिसीवेबल 10,000। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक और बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। बी आर मेरे पास में था, उसको मैंने क्रेडिटर को दे दिया। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो बाय क्रेडिटर। अब वो डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगी भाई। डिसऑनर होने के बाद बाद में बी आर को वापस डेबिट नहीं करते, डिसऑनर होने पे तो हम डेटर को डेबिट करते हैं। यस और नो? इसलिए डिसऑनर वाले सारे केस कहाँ पे कवर हो गए? डेटर में। अरे यस और नो यार, याद आ रहा है क्या यार? ओके। उसके बाद, उसके बाद सर अ, हमने क्या करा, वो बिल हमारे पास ही था, हमको पैसा नहीं मिला, हमने वेट किया बिल का, पैसा मिलेगा 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 ना, तो मैंने एंडोर्स किया ना मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया, वो बिल मैंने ही रखा, पर डेटर ने मुझे पैसा नहीं दिया। इस केस में तो एंट्री होगी, रिवर्स एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये आ गया बाय डेटर। क्लियर? या फिर हमने हमारा कोई बी आर दे के बिल लेवल चुका दिया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद करो रे, याद करो वो के कतरक 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 क्वेश्चन था ना, इलस्ट्रेशन 4, बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स पेबल के अंदर था इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो इसकी क्या एंट्री होती थी? बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो वो यहाँ आ जाएगा भैया बाय बिल पेबल। यस और नो? जैसे क्रेडिटर को दिया ना, वैसे ही मैं अपने बिल पेबल को चुका दिया। याद है के कतरक वाला क्वेश्चन दिया हुआ है? तो वो यहाँ बाय बीपी आ जाएगा। बस खत्म हो गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। जो भी इंफॉर्मेशन है मिसिंग होगी वो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। चलें आगे। ऐसे ही हमको क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर अकाउंट। अब दिमाग लगाओ, क्रेडिटर के डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? सर क्रेडिटर के डेबिट साइड में नहीं, शुरुआत करते हैं क्रेडिट से। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। और क्या क्या आएगा क्रेडिट साइड पे? सर क्रेडिट परचेज करेंगे, क्रेडिटर कब बढ़ेंगे? क्रेडिट परचेज से। एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बाय परचेज लिखेंगे, बाय परचेज ही होगा क्रेडिट परचेज। और कब बढ़ेगा क्रेडिटर? बिल पेबल डिसऑनर हो गया। याद करो ना, डेटर कब बढ़ रहा था वही बढ़े, वही सिचुएशन होगी ना सर उल्टी। बिल पेबल डिसऑनर हो गया। या अपन ने कोई बिल था जो क्रेडिटर को दे दिया था, एंडोर्स करा था, पर वो पैसा क्रेडिटर को नहीं मिला, तो हमने फिर एंट्री क्या की थी? डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बाय डेटर बी आर डिसऑनर। याद है क्या? हेलो? क्रेडिटर कब कम होता है? जब उसको पेमेंट कर देते हैं, जब पेमेंट कर देते हैं डिस्काउंट मिल जाता है, जब उसको हम बिल पेबल दे देते हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। ले जा बिल पेबल ले जा भैया। यस और नो? परचेज रिटर्न हम कर देते हैं उसको, जब हम क्रेडिटर को बिल एंडोर्स कर देंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। और क्लोजिंग बैलेंस आ गया।
समझ आया? और आया कि नहीं आया? पक्की बात। या जिस क्रेडिटर को हमने अल्टीमेटली बिल दिया था उसका पेमेंट हमने नहीं किया तो एंट्री हो जाएगी। बिल दिया था मैंने क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को बिल दिया तो एंट्री क्या करी होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। नहीं नहीं पेमेंट करा मैंने उसका, तो एक बार पहले डिसऑनर की एंट्री होगी ना। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो फिर वो बाय बिल पेबल डिसऑनर पढ़ तो लिया था। क्लियर है कहानी? इस टाइप से बनेगा क्रेडिटर अकाउंट। अब एक और आपके एग्जाम्पल अपन निकाल के लाए हैं। ये दिया हुआ आपको एग्जाम्पल, आपके पास है 2 मिनट और आपको मिसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। फास्ट लग जाओ। ये तो इजी है यार। कम ऑन। कितना आया? क्रेडिट परचेज बताओ कितनी आ रही है? 37,400 आ गई होगी। ओपनिंग बैलेंस लिखा होगा आपने क्रेडिट साइड पे। कितना? 8,000। फिर आपने लिख दिया होगा पेमेंट करा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 31,000, परचेज रिटर्न करा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 1,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख दिया। कैश परचेज तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो क्रेडिट साइड में आ गया अपने क्रेडिट परचेज 37,400 बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? क्लियर? कंफर्म एकदम कहानी? अब आ जाओ, ऐसे ही बिल पेबल अकाउंट बना देंगे। बिल पेबल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुरुआत कैसे होती है? बिल पेबल कैसे कैसे बनता है? जब अपन क्रेडिटर को बिल देते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, तो बाय क्रेडिटर। अब सर कम कब होगा? जब उसको पैसा चुका देंगे। कम कब होगा? जब हम, मैंने बताया था ना, अभी बी आर एंडोर्स कर दिया मैंने बिल पेबल को, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बी आर। कतरक वाला क्वेश्चन। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बी आर। हमने क्या करा सर? डिसऑनर कर दिया, पेमेंट नहीं करा क्रेडिटर को, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। समझ में आया? क्लियर? चलें आगे। इसमें दो अलग अलग चीज़ आपको दी हुई है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बी आर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल पेबल, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी आर निकालना है और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल पेबल निकालना है। यू हैव 5 मिनट्स। लगाओ अपना दिमाग, लगाओ भाई, लगाओ दिमाग लगाओ। अकाउंट बनाओ भाई, अकाउंट बनाओ, पेन चलाओ। कैलकुलेटर पे नहीं होगा।
हाँ जी। बिल पेबल का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है आपका 9,000। 13,000 आ रहा है। चलो चेक करेंगे भी। चेक करो भाई, चेक करो। चलो करें स्टार्ट डिस्कशन करना। आ गया सबका? ये सेम आ रहा सबका? चलो बढ़िया। तो पहले बनाते, चलो अपन यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट। सबसे पहले बिल पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था क्या? नहीं, वो तो दिया हुआ था। तो बाय बैलेंस अभी ब्रॉट डाउन मुझे पास अभी नहीं है, मेरे पास में हटाओ इसको। ठीक है, ये नहीं है मेरे पास कुछ भी। अब क्या दिया हुआ था मुझे? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था बिल पेबल का, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 8,000। उसके बाद बिल पेबल मैंने इशू किया था, किसको किया होंगे? क्रेडिटर को किया होंगे, तो एंट्री क्या हुई होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, तो बाय क्रेडिटर 35,000। उसके बाद बिल पेबल को कैश में पे कर दिया, तो एंट्री क्या हुई होगी? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 36,000। ये क्लियर है क्या? उसके बाद बिल पेबल की इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो 36,000 और 8,000 कुल मिला कितना हुआ? 44,000। यहाँ कितना आ रहा है? 35,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 9,000। ये क्या हो गया आपका? ओपनिंग बैलेंस। अरे बोलो आया कि नहीं आया? एकदम बेसिक। ऐसे बनाते हैं बिल रिसीवेबल का अकाउंट। बिल रिसीवेबल का मेरे पास में क्या नहीं था? क्लोजिंग बैलेंस नहीं था, हटा रहा हूँ मैं इसको एक बार के लिए। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, डेबिट साइड में लिख दिया 11,000। उसके बाद दिया था बिल रिसीव्ड एंड कैश्ड, मतलब पैसे मिल गए, एंट्री बोलो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो बाय कैश या बैंक 46,000। उसके बाद क्या बोला? बी आर मिले हमको, किससे मिले होंगे? डेटर से मिले होंगे, एंट्री क्या हुई होगी? बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बी आर के डेबिट में टू डेटर 49,000। उसके बाद बी आर डिसऑनर हो गया, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, उल्टी एंट्री करते हैं। मिला तब बी आर अकाउंट डेबिट डेटर किया, अभी डिसऑनर हो गया तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर करेंगे, तो बाय डेटर 1,000। अब डेबिट साइड में कितना आ रहा है? 60,000। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? 47,000। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 13,000। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। आया कि नहीं आया? क्लियर? इजी? समझ में आ गया? अब दो क्या बोला ये बोला कि सर हमको ना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है कई बार। कैसे करते होंगे? अरे सर क्या ही हो गया यार, ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाल लेंगे। परचेज आपको दिया है, सेल्स आपको दिया है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है, वेजेस दिया है, कैरेज आउटवर्ड तो ट्रेडिंग में आता ही नहीं है, ये तो कोई काम का है ही नहीं। जीपी दिया है 50% ऑन कॉस्ट। 50% ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे कितना होता है? 100% होता है। सॉरी, 33.33% होता है सेल्स पे। 50% ऑन कॉस्ट, दैट मीन जीपी ऑन सेल्स इज 33.33%। सेल्स आपको दी हुई है, इस पे 33.33% करोगे तो 1,20,000 जीपी आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। करके दिखाता हूँ, आ जाओ। अपन बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक एक तरह से वर्किंग है ये। क्या बना रहा हूँ मैं? एक तरह से वर्किंग नोट बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट बना के। निकालना क्या है? निकालना क्या है? क्या कैलकुलेट करना है भाई? ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो डेबिट में आता है ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिख के छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये तो मेरे को दिया हुआ ही नहीं है, तो निकालना है। परचेज आ जाएगी यहाँ पे। कितनी दी हुई परचेज? 2,20,000, तो 220 लिख दूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा यहाँ पे, तो टू वेजेस कितना?
कैरेज आउटपुट होता है डायरेक्ट एक्सपेंस? नहीं, ये तो पीडल में जाता है ना, ये तो आता ही नहीं है। सेल्स दिया हुआ है कितना, 3,60,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो क्रेडिट साइड कंप्लीट है। डेबिट साइड में क्या कम रह गया? एक तो ओपनिंग स्टॉक कम रह गया, वो तो निकालना है। और एक ग्रॉस प्रॉफिट अगर बोल रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे तो डिफरेंस आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब मुझे जीपी परसेंट ऑन सेल्स नहीं दिया हुआ। अगर जीपी परसेंट ऑन सेल दिया हुआ तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करता, आंसर आया था। मुझे इन्होंने दिया हुआ जीपी परसेंट ऑन कॉस्ट, तो मैं एक काम करूंगा, कॉस्ट को यहाँ पे 100 मान लूंगा। तो प्रॉफिट कितना है ऑन कॉस्ट? 50%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50। तो बताना सेल प्राइस कितनी हो गई? 150। अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना है ना। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कितनी परसेंट आ गई? 33.33। ऐसे निकालते हैं। हेलो, इजी। 11 क्लास के कॉन्सेप्ट पे है सर। जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ था, मैंने क्या करा, कॉस्ट को 100 मान लिया। तो प्रॉफिट अगर कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 50। तो सेल्स प्राइस कितनी होगी प्रॉफिट को जोड़ने के बाद? 150। मुझे यही प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना है, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कर दिया, कितना आ गया? 33.33। और अगर मैंने ये 3,60,000 का 33.33% करा, तो मेरा जीपी कितना आ गया? 1,20,000। और 120 जीपी है। 4 लाख की टोटल आनी चाहिए डेबिट साइड में। 120, 220 और 7 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? कोई डाउट आपको इसमें? अरे बोलो, निकाल लोगे सब तो आप? पक्की बात? तो सर ये क्या सिखा रहे हो आप? मैं सिखा रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे अपने प्रॉब्लम्स आने वाली है अपने को कन्वर्जन मेथड के अंदर, और कैसे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। चलें आगे। अब ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कैश सेल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ये तो रेडिंग में आता ही नहीं है। जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, कितना? 1/3। कितना? 1/3। कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक, करो कैलकुलेट, प्लीज कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, कम ऑन। जीपी ऑन कॉस्ट 1/3 का मतलब होता है 33.33%। वैसे तो बचपन में ये याद ही होता है अपने को कि जीपी ऑन कॉस्ट 33.33% है, तो जीपी ऑन सेल्स 25% होता है। कितना आ रहा है? 7,500 आ रहा है क्या? भाई अगर जीपी ऑन कॉस्ट 33.33% है, तो कॉस्ट को क्या मान लेंगे? 100। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 33.33। तो सेल प्राइस कितनी हो गई? 133.33। तो जीपी ऑन सेल्स कितना हो गया? 33.33 अपॉन 133.33। अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा 24 पॉइंट समथिंग परसेंट, यानी कि 25%। तो 25% ऑन सेल्स है। जल्दी जोड़ दिया हमने। 25% ऑन सेल्स है ना। अब उसके बाद भाई क्या बना लोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया होगा, जीपी आई गया सेल्स का। यहाँ टोटल सेल्स आपने लिख दी, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल दोनों में आती है ट्रेडिंग में तो, है ना। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ऑटोमेटिक आपका बैलेंसिंग फिगर 7,500। बोलो क्लियर? पक्का? अब ऐसे ही सर अपने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन दी होगी, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे रेंट पेड एज पर कैश बुक है 70,000। कितना है? 70,000। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 10,000। तो बताओ कितना अमाउंट पेंडल में लेके जाओगे? रेंट जिसका यूज कर लिया और पे भी कर दिया 70,000, रेंट जिसका यूज कर लिया और पे नहीं करा 10,000, तो पेंडल में कितना जाएगा? पूरा 80,000। पूरा 80,000, क्योंकि पेंडल में पे करने से कोई मतलब नहीं होता। ये तो सिखाया था अभी आपको। एक्सपेंस कितने का, एक्सपेंस का फायदा लिया है वो जाता है ट्रेडिंग पेंडल में, इसमें क्या है, सिंपल है।
अरे बोलो क्लियर। ऐसे ही इनकम्स के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, ये तो फाइनल अकाउंट्स वाले हैं, ये तो अपने को आते हैं यार। प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं एक्सपेंस में से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं, एक्रूड इनकम को इनकम में ऐड करते हैं, और अर्नड इनकम को इनकम में से माइनस करते हैं। यस और नो? क्लियर है ना? वही सिस्टम। फिक्स असेट का बैलेंस निकालना है तो निकाल देंगे, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा मान लो, और लास्ट में दिया होगा कि भैया ये तो डेप्रिशिएट हो गया 5%, तो 5% डेप्रिशिएशन करने के बाद आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। यस और नो? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। टोटल सेल्स और टोटल रिसीवेबल निकाल देंगे, उसमें क्या। बताओ सेल्स की इंफॉर्मेशन कौन से अकाउंट से निकल जाएगी? कुछ मतलब नहीं, यही मतलब। सेल्स की इंफॉर्मेशन कौन सा अकाउंट बना के निकाल लोगे आप? डेटर अकाउंट। पर कौन सी? क्रेडिट सेल्स। कैश सेल दी भी रहेगी, क्रेडिट सेल कहाँ से निकाल दोगे? डेटर अकाउंट बना के। कैश परचेज दिया रहेगा, क्रेडिट परचेज कहाँ से निकाल दोगे? क्रेडिटर अकाउंट से। या हो सकता है कई बार आपको कैश परचेज भी ना दे, तो कैश परचेज और कैश सेल कहाँ से निकाल दोगे? कैश अकाउंट से। याद आ रहा है क्या? तो सब निकल जाएगा। क्लियर? हो गया बस, बेसिक खत्म। ये थे आपके सिंगल एंट्री के कंपैरिजन मेथड के बेसिक पढ़े, और फिर अपन ने करे 5 इलस्ट्रेशन। फिर कन्वर्जन मेथड के अपन ने पढ़े आज के लेक्चर में बेसिक, और कल अपन करेंगे कन्वर्जन मेथड के सारे इलस्ट्रेशन, और फिर एक लेक्चर और में अपन उसके बैक क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आ गई कहानी आपको? इस तरीके से अपन सीक्वेंस चलाएंगे तो 1-2 दिन में अपना सिंगल एंट्री खत्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।